कुछ लोगों का लेक्चर अगर छूटता है तो कवर कर सकते हैं। ये क्या रहेगा इसमें, तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले का ही लास्ट था इसमें, ये लास्ट एग्जांपल है। इसका जब देखोगे मोलिकुलर फार्मूला C6, हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें देखो कितना आ रहा है, C6H12O6। सही है, C6H12O6। ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला आ गया, ये C6H12O6 ग्लूकोज का भी आता है, ऐसा कुछ पढ़े हो गए। तो ये जो स्ट्रक्चर है मेनली, ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन में दिखाया गया स्ट्रक्चर है। ये किसका यहाँ पे है, ग्लूकोज। लास्ट एग्जांपल एक एवरिक लोग है, ये ग्लूकोज को फिशर प्रोजेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया यहाँ पे। यहाँ पे देखना है कि हॉरिजेंटल लाइन कितना आ रहा है, 1 2 3 4। और अगर 4 हॉरिजेंटल लाइन है यहाँ पे, दैट मीन 4 कायरल सेंटर होगा यहाँ पे। तो जितना हॉरिजेंटल लाइन है उतना ही कायरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे। बाकी चेक भी कर सकते हो कि कायरल कार्बन के लिए क्या चेक करते थे हम लोग, उस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप कनेक्टेड हो। ये ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था, तो इसको भी एक लास्ट में ड्रॉ कर लोगे। चलो ठीक है, कुछ लोग अभी भी नहीं सुधरे, जब लोग पीटी में बताया गया था। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग फिर यहाँ पे। अब देखने कि यहाँ पे C6H12O6 आ रहा था, तो ये क्या आ रहा था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। सेकंड है, थर्ड वन है इसमें न्यूमान न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इस केस में देखना है कि न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या रहता है इस केस में। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये मेनली हम लोग दो पार्ट में जो पढ़े थे स्टार्टिंग में, स्टीरियोइसोमर्स में दो पार्ट में डिवाइड किया था, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। ये जो न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में तो काम आता ही है, इसका सबसे ज्यादा यूज होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो इसको भी ध्यान से देखना है यहाँ पे। और बेसिकली ये जो पार्ट ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बहुत ही आसान सा पार्ट है, और इसमें कहीं भी कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं रहता है। लेकिन वो पूरा नोमेनक्लेचर जीओसी पढ़े, कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो बहुत ही लॉजिकल पार्ट है। थोड़ा सा ध्यान से करोगे इसके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा रेगुलर क्लास करना है ऐसा। और कुछ क्लास छोड़ के करते हो, कुछ लोग क्लास अटेंड करते हो तभी नहीं करते हो, उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बस रेगुलर क्लास अटेंड करना है और जो नोट्स है उसको प्रॉपर बनाना है वहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ यहाँ पे कि न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले में मान लेते हैं कि एक एग्जांपल हो CH3 यहाँ पे दो कार्बन है, किसी एक को C1 C2 इस टाइप से सोचना था। यहाँ पे C1 C2, ध्यान से देखोगे इस पे। यहाँ पे वॉइस ब्रेक हो रहा है या प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को? तो मैसेज कर रहे हो कि सर वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी लोग बताओ। हो रहा है वॉइस सर थोड़ी ब्रेक हो रही है। थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक मिनट। चलो ठीक है, देखते हैं। अभी तो प्रॉपर आ रहा है तुम लोगों को वॉइस? चलो कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर CH3 आ रहा है यहाँ पे। नो किसी एक सर। को, हाँ बताओ। अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ बताओ, कोई एक बताओ, या प्रॉपर आ रहा है सबको वॉइस? यस सर। यस सर। प्रॉपर आ रहा है तो ठीक है फिर। अब यहाँ पे C1 C2, अब न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूले में क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, नो सर। वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है? तो कुछ लोग अभी भी मैसेज कर रहे हो।
8 मिनट वेट करो तुम लोग। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग न्यूमॉन स्टार्ट किया। अब तो प्रॉपर वॉइस आ रहा होगा। Yes, sir. चलो ठीक है, तो हम Yes. लोग चलो ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ ही रहा था वो। हम लोग स्टार्ट क्या किए हुए थे, न्यूमॉन प्रोजेक्शन फार्मूला। अब प्रॉपर मिल रहा होगा वॉइस। न्यूमॉन प्रोजेक्शन फार्मूला, इसमें मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि CH3 और कोई भी कंपाउंड हो उसको हम लोग न्यूमॉन प्रोजेक्शन फार्मूले में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसका तरीका ये होता है यहाँ पे कि जिस दो कार्बन के बीच में न्यूमॉन प्रोजेक्शन फार्मूला न्यूमॉन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर रहे होते हैं, इसके लिए थर्ड था C1 C2, किसी एक को C1 किसी एक को C2। अब यहाँ पे दो कार्बन आ रहा है, किसी एक को हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी एक कार्बन को सर्कल से। ध्यान से देखोगे, एक कार्बन को पॉइंट से और दूसरे को सर्कल से। जिसको हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, फ्रंट कार्बन। जो पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उस कार्बन का मीनिंग क्या है, फ्रंट कार्बन को इंडिकेट कर रहा है वो। और जिसको कि सर्कल से इंडिकेट किया जा रहा है उसका मतलब क्या है, वो बैक कार्बन को इंडिकेट कर रहा है। ये 3D में सोचना यहाँ पे, एक को क्या मानना है, फ्रंट कार्बन, और एक को बैक कार्बन। और फ्रंट कार्बन किससे इंडिकेट करता हूँ, पॉइंट से, और सर्कल से किसको इंडिकेट करते हैं, बैक कार्बन। अब यहाँ पे देखना है कि इसी फ्रंट, यहाँ पे इसको अगर C1 मान ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये फिर क्या होगा C2। एक को C1 और दूसरे को फिर क्या मानना है, C2। अब C1 कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है वहां पे ये सोचना था। तो C1 कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पे, और C2 कार्बन से भी तीन तीन हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये, उसको यहाँ पे हम लोग अलग से मेंशन नहीं करते। देख लोगे पहले इसको 2 मिनट। यहाँ पे जो C1 कार्बन है, मैं इसको अलग से भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो जिसको कि पॉइंट से इंडिकेट करते हैं फ्रंट कार्बन को। अब उससे तीन तीन हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, उसको यहाँ पे दिखा दोगे H H, और ये 120 के अप्रॉक्स दिखाना है न्यूमॉन प्रोजेक्शन में। अब यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन था जिसको कि सर्कल से इंडिकेट कर रहे थे, उससे भी क्या था, यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है यहाँ पे, H H और ये H। ध्यान से देखना है, ये पॉइंट, ये क्या था C1, और ये C2 सर्कल। अब ये दोनों को मैंने अलग अलग दिखाया है यहाँ पे, बट एक्चुअल में दोनों एक ही मोलिकुलर फार्मूला आ रहा है यहाँ पे, CH3 यहाँ पे इस दोनों को C1 C2 फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन दोनों को कंबाइंड कर देना था यहाँ पे। और जब कंबाइंड कर दोगे यहाँ पे है, इसको इस टाइप से सोचना है कि C1 है, फ्रंट कार्बन है, उसको यहाँ से उठा के C2 पे पुट कर देना है यहाँ पे इस तरीके से, H H H। ये क्या, फ्रंट कार्बन। अब बैक कार्बन से भी क्या आ रहा है यहाँ पे है, इसके जस्ट एडजेसेंट में दिखा होगा यहाँ पे H और एक H यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये जो C1 कार्बन है जो फ्रंट बोल रहा, और ये बैक कार्बन है ये, तो जो H है, ये जो परपेंडिकुलर H था यहाँ पे है, ये H इस H के जस्ट सामने होगा, ये H इस H के साथ ओवरलैप कर रहा होगा यहाँ पे। और ओवरलैपिंग करता हुआ तो दिखाएंगे नहीं, जस्ट एडजेसेंट में दिखा रहा है यहाँ पे। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। इसी फ्रंट कार्बन को, C1 को यहाँ से उठा के C2 पे पुट कर रहे हैं, जिससे कि अब क्या होगा, यही H इस H को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा जब एक्चुअल में 3D में सोचोगे। बट 2D में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसको यहाँ पे हम लोग, इसमें क्या होगा, जस्ट एडजेसेंट में दिखा रहे हैं यहाँ पे। और अगर जस्ट एडजेसेंट में H और H है यहाँ पे है, इसको बोलते हैं न्यूमॉन प्रोजेक्शन का इक्लिप्स फॉर्म। न्यूमॉन प्रोजेक्शन का कौन सा फॉर्म है ये, इक्लिप्स फॉर्म। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस केस में, जो ये C1 आ रहा था फ्रंट कार्बन,
तो न्यूमैन प्रोडक्शन का ये CH3 इथेन का यही न्यूमैन प्रोडक्शन फार्मूला आ रहा है, जिसका कि ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म। अब क्या करता है, ये जो C1 है या फिर C2 को, किसी एक को ये कि C2 है, तो हम लोग यहाँ पे एक साथ दिखा रहे थे, इसको इस तरीके से भी दिखा सकते थे यहाँ पे। अब इस H को यहाँ पे कनेक्टेड दिखा दो इस केस में, H और ये H। अब इस केस में देखने के यहाँ पे ये क्या था, सर्कल से दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स बैक कार्बन, इतना याद रखना है, और पॉइंट से इंडिकेट किया जा रहा है, दैट मीन्स फ्रंट कार्बन। यह क्या होगा इस केस में यहाँ पे, तो इसको तो एच डी रखना यार। अब जो C1 है यहाँ पे, तो C1 को इस C2 कार्बन पे आके पुट करना था, दैट मीन्स ये क्या होगा, H H H। अब ये जो C2 है ये कुछ एंगल पे आ रहा है यहाँ पे, H H और ये H आ रहा है यहाँ पे इस केस में, तो H H। यहाँ पे देखना कि ये कुछ एंगल पे, और ये अप्रॉक्स एंगल क्या रहता है यहाँ पे है, जो एंगल आता है ये 60 डिग्री के अप्रॉक्स रहेगा। ये 120 था पूरा, ये क्या होगा 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री H H इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब देखना कि ये वाला जो फॉर्म है जो 60 डिग्री एंगल पे रहता है एक दूसरे के, उसको बोलते हैं वो स्टैगर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, स्टैगर्ड फॉर्म। टू डिफरेंट फॉर्म आ रहा है, इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। बाकी आगे हम लोग पढ़ाएंगे कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, तो खुद से सोच के यहाँ पर भी बता सकते हो। स्टैगर्ड फॉर्म में जो रिपल्सन होगा दो एटम या दो ग्रुप के बीच में या दो बॉन्ड पेयर के बीच में, वो यहाँ पे रिपल्सन मिनिमम है और यहाँ पे रिपल्सन ऊपर वाले इक्लिप्स में ज्यादा है, तो स्टैगर्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स। ये बाकी हम लोग आगे का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे CH3 को न्यूमैन प्रोडक्शन में जब भी प्रोजेक्ट करेंगे, या किसी भी मोलिकुलर फार्मूला, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को न्यूमैन में प्रोजेक्ट करना है, तो उसमें क्या लेते हैं, एक पॉइंट और एक सर्कल। पॉइंट का 3D में क्या मीनिंग सोचना है, फ्रंट कार्बन, और सर्कल का मीनिंग क्या होता है, बैक कार्बन को इंडिकेट कर रहा होता है, और उसको इस तरीके से सोच पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, देखिए C डबल बॉन्ड OH CH OH CH OH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे इस कंपाउंड का नेम मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, इसका नेम क्या है, टार्टेरिक एसिड। अब इसमें नंबरिंग कर दिया जाए C1 C2 C3 C4, और इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ध्यान से देखना है, ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला बिटवीन C2 एंड C3। C2 एंड C3 के बीच में न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखोगे, इसको देख लोगे, उसके बाद आगे नोट करोगे। अब यहाँ पे देखना है कि जिसके बीच में भी न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, यहाँ पे किसके बीच में बोला गया है, C2 एंड C3। तो C2 एंड C3 बोला गया, किसी एक को फ्रंट, किसी एक को बैक कार्बन। यहाँ पे हम लोग C2 को ही फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, और C3 को क्या मानते हैं यहाँ पे, बैक कार्बन। इस C3 कार्बन से, और जिसको फ्रंट मानना उसको कैसे इंडिकेट करता हूँ, पॉइंट से, और बैक कार्बन को सर्कल से। इस C2 इसको क्या मान लेता हम लोग यहाँ पे, C2 और ये C3 है। तो C2 कार्बन से क्या क्या कनेक्टेड है, एक COH ग्रुप, एक H, एक OH। इसको कहीं भी दिखा दो, इसको एक COH कनेक्टेड दिखा दो, यहाँ पे है H और एक OH। एंगल क्या रखना है इसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन में जब भी ड्रॉ करेंगे 120 के अप्रॉक्स, तीनों का 120 120 120। अब इसमें भी क्या आ रहा है, ये COH H और COH, ये क्या रहेगा यहाँ पे, COH H और ये OH। तो C3 कार्बन से ये क्या था यहाँ पे, C2 और ये C3 कार्बन। अब C2 C3 जिसके बीच में ड्रॉ करना था न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, एक को तो पॉइंट मान लिया, एक को सर्कल मान लिया, जिसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है कि C2 C3 के बीच में बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब इसी दोनों को क्या करना था, कंबाइंड करना था यहाँ पे। और जब कंबाइंड करोगे इस केस में, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये सर्कल था और ये क्या आ रहा था यहाँ पे, पॉइंट। तो पॉइंट वाले को पहले लिख लो यहाँ पे कि पॉइंट से क्या कनेक्टेड था,
C2 से COH H OH, और ये क्या रहा था यहाँ पे, फिर ये C2 को दिखा दिया, फ्रंट कार्बन को दिखा दिए। अब जो C3 था यहाँ पे, तो C3 से क्या कनेक्टेड है इस केस में, उसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, जो कि बैक कार्बन से कनेक्टेड है। ये क्या हो जाएगा, COH OH, और ये क्या रहेगा यहाँ पे H। यहाँ पर एडजेसेंट में दिखाने का मतलब है कि एक दूसरे के जस्ट आगे पीछे आ रहा है, COH आ रहा है यहाँ पे है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे, दोनों ग्रुप, दोनों बॉन्ड एक यहाँ पे। ये कौन सा फॉर्म आ गया, सोच के बताओ, ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स या स्टैगर्ड? Eclipse. Eclipse. सही है, बिल्कुल। ये कौन सा फॉर्म रहेगा, इक्लिप्स। कैसे पता करें इक्लिप्स और स्टैगर्ड? तो इक्लिप्स में एक दूसरे को ओवरलैप करता हुआ दिखेगा वो। सही है सब लोगों का, बिल्कुल। ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स। बाकी इसको भी स्टैगर्ड फॉर्म में दिखा दोगे, 60 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया जाए। बाकी लोग डिटेल में ये आगे आएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरियम का पार्ट होता है, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट देखिए यहाँ पे टार्टेरिक एसिड आ रहा है, दो कैरल सेंटर है, C2 C3 के बीच में बोला जा रहा है ड्रॉ करने के लिए। इस टाइप से एक पॉइंट और एक सर्कल का हेल्प के हेल्प से हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। चलो यहाँ तक प्रॉपर नोट डाउन कर लो तुम लोग, फिर आगे देखते हैं हम लोग। और मेनली इस प्रोजेक्शन न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में प्रोजेक्ट करने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम आ रहा हो, तभी एक को हम लोग फ्रंट मान पाएंगे और दूसरे को बैक कार्बन मान पाएंगे। दैट मीन्स एक को पॉइंट और एक को सर्कल। तो मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले में प्रोजेक्ट करने के लिए। तो नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। फिर ये दोनों को मैंने एक्चुअल में, ये दोनों को अलग अलग करके नहीं दिखाया जाता है C2 C3 को, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि ये C2 है ये C3 है। एक्चुअल में ये फॉर्म है यहाँ पे। टार्टेरिक एसिड जो कंपाउंड आ रहा है, इसका ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला आ रहा है यहाँ पे। ये तो मैंने समझाने लिखा हुआ कि ये C2 C3 को इस टाइप से अलग करके फिर कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे। फोर्थ वन है इसमें सावर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। सावर्स प्रोजेक्शन फार्मूला फोर्थ है इसमें सावर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसमें देखना, ये और भी आसान सा यहाँ पे है। इसमें क्या करते हैं, 2 कैपिटल Y ड्रॉ करना है यहाँ पे, 2 कैपिटल Y ड्रॉ करना इस टाइप से। और यहाँ पे जो पॉइंट है, जो इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों Y का, इसको यहाँ पे एक इंक्लाइंड लाइन से कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे। इसको क्या करते हैं, एक इंक्लाइंड लाइन से इस टाइप से कंबाइन कर देते हैं दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को। अब क्या था, ये जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट है, मेनली ये कायरल कार्बन को इंडिकेट कर रहा होता है। बाकी जो भी ग्रुप हो यहाँ पे, ये R1 मान लेते हैं यहाँ पे, R2 R3 R4, जो भी ग्रुप हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एग्जांपल लेंगे रियल में, R5 और ये R6। ये आ गया यहाँ पे सावर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसमें एक फॉर्म और भी रहेगा यहाँ पे। पहले फॉर्म में क्या करते हैं यहाँ पे कि 2 कैपिटल Y लेते हैं, इनको एक इंक्लाइंड लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। एक ये भी सावर्स प्रोजेक्शन फार्मूला रहता है। एक और है यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्म। दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे एक जो Y है इसमें, उसको यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, एक Y को, और एक Y को जैसे रिवर्स करते हैं इस केस में यहाँ पे, और उसके बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा था यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से।
और यहाँ पर भी क्या है इस केस में R1 कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, R2, R3, R6, R5, R4। देखते हैं यहाँ पे कि जब दोनों जो कैपिटल वाई है दोनों अगर स्टेट है यहाँ पे तो ये सावर्स प्रोडक्शन का इक्लिप्स फॉर्म है। यहाँ पे सावर्स प्रोडक्शन का इक्लिप्स फॉर्म, और एक वाई को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ये जो रहेगा सावर्स प्रोडक्शन का स्टेगर्ड फॉर्म। सावर्स प्रोडक्शन का स्टेगर्ड फॉर्म, ध्यान से देखो ये नया नया टर्म है इसमें। ये क्या था यहाँ पे इक्लिप्स फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म था यहाँ पे स्टेगर्ड फॉर्म। तो सावर्स प्रोडक्शन में कैसे पता करेंगे कि इक्लिप्स में है, इसमें जो दोनों कैपिटल वाई होता है वो स्टेट रहेगा यहाँ पे, बाकी सिर्फ ग्रुप को ही प्लेस करना रह जाएगा। और इसमें क्या होगा, एक जो वाई होगा दोनों में से कोई भी एक वाई रिवर्स हो जाता है यहाँ पे। देखिए हम लोग यहाँ पर रिवर्स करने का मतलब क्या था, उसको 180 डिग्री से रोटेट कर देना। इसी को अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे, ये जो R6 है ये कहाँ चला जाएगा तुम्हारा, ऊपर आ जाएगा R6। ये जो R5 है ये 180 डिग्री पे इधर आ जाता है यहाँ पे, जो कि इस केस में दिखाया गया R5 और R4। एक वाई को हम लोग रिवर्स कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं, जिससे कि ये कौन सा फॉर्म मिल जाएगा, स्टेगर्ड फॉर्म। इसको भी प्रॉपर ड्रॉ कर लोगे, यहाँ पे है, नोट भी कर लोगे खुद से। हियर बोथ वाई आर स्टेट एंड स्टेगर्ड फॉर्म में एक वाई को क्या कर दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं, ये स्टेगर्ड फॉर्म मिल जा रहा है। अब एक एग्जांपल आ रहा था यहाँ पे, टार्टेरिक एसिड बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है, या कोई भी एग्जांपल ले लो, टार्टेरिक का बहुत सारा एग्जांपल लिए हुए हैं। CH, CH3, Cl, CH, Cl और ये CH3O। इसमें भी दो कायरल सेंटर है। अब इसको सावर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में प्रोजेक्ट करना है अगर यहाँ पे, वो कैसे दिखाएंगे यहाँ पे। इसमें भी मिनिमम दो कायरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे, तभी फिर हम लोग इसको दिखा पाएंगे सावर्स प्रोजेक्शन फार्मूले में। अब इस केस में क्या यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दो कैपिटल वाई बना लो यहाँ पे और इसको इंक्लाइंड लाइन से कंबाइन कर दो। अब क्या करना है यहाँ पे, ये एक कायरल कार्बन को इंडिकेट कर रहा है और ये भी एक कायरल कार्बन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। ये कायरल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा कि यहाँ पे कायरल कार्बन होगा, ये कायरल कार्बन कंपलसरी हो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में जब आगे पढ़ेंगे ये नॉर्मल कार्बन भी हो सकता है, बट कार्बन जरूर, ये भी एक कार्बन को इंडिकेट कर रहा है और ये भी एक कार्बन को इंडिकेट करता है। अब क्या है इस केस में, यहाँ पे इस कार्बन से कनेक्टेड एक CH3 है, एक H और एक Cl है। यहाँ पे किसी को भी कहीं भी प्लेस कर दो, CH3HCl। इस कार्बन से भी एक H, एक CH3 और एक Cl, किसी भी ग्रुप को HCH3Cl कहीं भी किसी को प्लेस कर सकते हो यहाँ पे। यही क्या आ गया इसमें, सावर्स प्रोडक्शन इस कंपाउंड का। ये किस फॉर्म में, इक्लिप्स या स्टेगर्ड, सोच के बताओ यहाँ पे। eclipsed, सही है सब लोगों का, सही है सब लोगों का, इक्लिप्स फॉर्म। बहुत ही आसान सा है, सही है सब लोगों का। दोनों वाई अगर स्टेट है इक्लिप्स, सही है सब लोगों का आंसर। अब इसमें क्या है, इसी का अगर स्टेगर्ड फॉर्म ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पे है एक वाई को 180 डिग्री से रोटेट करा देते, दैट मीन्स रिवर्स कर देते यहाँ पे। ये क्या आ जाता है, इस टाइप से मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको भी। ये CH3 गिरा जाता, ये HCl, अब इसमें एक ऊपर चला जाएगा CH3, इसी को 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, CH3HCl। यही क्या आ जाएगा अब इसमें, स्टेगर्ड फॉर्म। तो सावर्स प्रोडक्शन फार्मूले में क्या होता है, यहाँ पे दो दो कैपिटल वाई बनाते हैं और इसका जो सेंटर का पॉइंट है उसको एक बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। यही क्या आ गया, सावर्स प्रोडक्शन फार्मूला। दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इक्लिप्स और स्टेगर्ड। कैसे पता करें इक्लिप्स, तो दोनों कैपिटल वाई स्टेट होते इक्लिप्स, एक को रिवर्स कर दिया जाए और उसके बाद कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो स्टेगर्ड फॉर्म। इसी तरीके से टार्टेरिक एसिड भी रहता, उसको भी इसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते थे यहाँ पे। चलो क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। ये हम लोग मेनली प्रोजेक्शन फार्मूला देख रहे थे किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को
कितने तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, इस सब चीजों का यूज रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें चलो नोट कर चुके हो यहाँ तक, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस कैपिटल वाई बना करके ग्रुप को प्लेस कर देना था वहां पर। नेक्स्ट है इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अभी भी हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन करेंगे आगे जाके। एक टर्म और भी पढ़ना रहता है इसमें, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, उसको देखना यहाँ पे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने डिफरेंट टाइप का सिमेट्रिसिटी हो सकता है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कितने डिफरेंट टाइप का सिमेट्रिसिटी आ सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। इसमें जो सिमेट्रिसिटी आता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसमें मेनली वैसे तो बहुत टाइप का सिमेट्रिसिटी आता है, बट अपने सिलेबस में जो पढ़ना है वो मेनली 4 टाइप का रहेगा। फर्स्ट रहेगा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, ये ऑर्गेनिक में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और बाकी एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो लोग एनसीईआरटी बुक देखे होंगे तो चैप्टर का नाम तो कम से कम देखे होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक का पार्ट है। उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल। तो यहाँ पे अगर ये क्लियर होगा तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चैप्टर जो इनऑर्गेनिक का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो और अच्छा हो सकता है वहाँ पे। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड्स में कितने डिफरेंट टाइप का सिमेट्री प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। उसमें फर्स्ट टाइप का सिमेट्री है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकेंड वन है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं लोग सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और फोर्थ है इसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको शॉर्ट में बोलते हैं लोग एओएस। इस चारों में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट दो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। पढ़ाएंगे हम लोग इसको भी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री को भी, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है यहाँ पे। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कुछ नया चीज नहीं है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने डिफरेंट टाइप का सिमेट्री है, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीयूएस, इसको नोट भी कर लो यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इसका यहाँ पे डिफिनेशन देखना है, यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन नोट डाउन कर लेना यहाँ पे इसका। एन इमेजिनरी प्लेन, ये साथ में नोट करते जाओगे, एन इमेजिनरी प्लेन, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसको भी ये 3D वगैरह में सोचेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे। इन इमेजिनरी प्लेन which divides the molecule into two equal half, an imaginary plane which divides the molecule into two equal half, and one half is the mirror image, one half is the mirror image, one half is the mirror image of the other half. Is called plane of symmetry. मैं रेड भी कर देता हूँ। An imaginary plane which divides the molecule into two equal half, and one half is the mirror image of the other half. ऐसा अगर कंडीशन आ रहा है उसमें हम लोग बोलेंगे कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कंडीशन क्या चेक करेंगे, एक ऐसा प्लेन देखना है उसमें जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करे, एंड एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो। तो चेक करेंगे आगे कैसे देखेंगे वहां पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री को भी डिफाइन कर लेते हैं, दोनों का एग्जांपल साथ में करेंगे हम लोग वहां पे। अभी एक इसको भी डिफाइन कर लेते हैं पहले, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट में क्या बोला हम लोग यहाँ पे, COS। अब यहाँ पे देखना था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या रहता है यहाँ पे। इसमें नोट करोगे, इट इज अ पॉइंट थ्रू व्हिच various line passes. It is a point through which various lines passes, and on each line identical groups are found. Identical groups are found at equal distance in opposite direction from this point. मैं रेडी भी कर देता हूँ, और कुछ दिक्कत आ रहा है समझने में। इट इज अ पॉइंट थ्रू व्हिच various line passes, and on each line identical groups are found at equal distance in opposite direction from this point. यहाँ तक जल्दी से सब लोग नोट डाउन करो डेफिनेशन को। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों का डेफिनेशन सिंपल सा है, याद रख सकते हो। कर लिया होगा, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा सब लोग। और बताओगे भी, अगर नोट कर रहे हो तो मैं 5-10 सेकंड रुक जाऊंगा, जो कि तुम लोगों को दोबारा मेहनत ना करना पड़े, यहाँ पे ही प्रॉपर नोट करते जाओगे। मैं अगर आगे बढ़ जाता हूँ तो बोल के सर थोड़ी देर रुक जाइए, 5 सेकंड 10 सेकंड।
तो ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। अब एक नोट यहाँ पे लिखना था, उसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। यस। हाँ बताओ, नोट नहीं किया अभी? कर लो, नोट कर लो पहले। डन सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नोट में लिख रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। इफ अ कंपाउंड does not have does not have plane of symmetry and center of symmetry simultaneously, then it is optically active compound. ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है। इफ अ कंपाउंड डज नॉट हैव plane of symmetry and center of symmetry simultaneously, then it is optically active compound. वो कैसा कंपाउंड होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये पॉइंट मैंने लिखा, बट रटना कुछ नहीं है इसमें कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके लिए क्या कंडीशन है? उस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एक साथ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। डज नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री साइमल्टेनियसली, देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल्स में यहाँ पे पहले कंपाउंड, यहाँ पे टेबल टैब से बना लोगे, कंपाउंड्स लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, POS। फिर चेक करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री COS है या नहीं है, और उसके बाद फिर चेक करेंगे वहां पे हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव, और इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा आगे OA, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें फर्स्ट कंपाउंड है यहाँ पे इस टाइप का, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको चेक करना यहाँ पे किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे समझना है। अब यहाँ पे क्या रहा है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे देखना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है इस केस में। इसमें क्या करोगे कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक ऐसा प्लेन जो कि पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे। डिफिनेशन क्या था इसका? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। An imaginary plane which divides the molecule into 2 equal half and one half is the mirror image of the other half। यहाँ पे क्या रहा था? एक ऐसा प्लेन ले रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ रेड से, तो एक प्लेन मान रहा है यहाँ पे। अब वो जो प्लेन है वो पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, वो भी सही है। अब एक हाफ जो होगा इसमें, यहाँ पर अगर मिरर लगा दोगे, इस पार्ट का मिरर इमेज इधर दिखेगा तुम्हें। दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्लियर है? यहाँ पे है, इसमें क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखना है सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं इसी मॉलिक्यूल में। यहाँ पे POS तो है इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या देखना है कि एक ऐसा पॉइंट वहां पे लेना है जिससे कि बहुत सारे लाइन पास कर रहे हैं, पासेस, वेरियस लाइन पासेस। अब इससे जो लाइन पासेस पास कर रहे हैं यहाँ पे है, इसके अपोजिट एंड पे, अब डिफिनेशन यहाँ से क्लियर होगा। इट इज अ पॉइंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है? एक पॉइंट होता है थ्रू व्हिच वेरियस लाइन पासेस, उससे बहुत सारे लाइन पास कर रहा है।
and on each line identical groups are found at equal distance in opposite direction from this point. इस पॉइंट से ये जो लाइन पास कर रहा है, इस लाइन के इस एंड पे एक एच है और इस लाइन के इस एंड पे भी एक एच है। इस पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा है उसके अपोजिट एंड पे एक ही लाइन यहाँ से पास कर रहा है, जहाँ पे कि ग्रुप मिल पा रहा है एक एच और एक ये एच। ये आइडेंटिकल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल जो आ रहा है, यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे ये आ रहा है आइडेंटिकल डिस्टेंस पे ग्रुप मिल रहा है, दैट मीन्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये कैसा कंपाउंड हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। कंडीशन क्या था कि दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा किसी कंपाउंड में, तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो पाता है। देखते हैं, इसमें बहुत सारा एग्जांपल लेंगे और भी क्लियर होता चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, यहाँ पे Cl CH डबल बॉन्ड C HCl। अब इसमें यहाँ पे चेक करना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। इसको नोट भी करो यहाँ पे, उसके बाद फिर चेक करना है यहाँ पे। यूएस दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ये दोनों निकल जाएगा तो ऑप्टिकली एक्टिव अपने आप पता चल जाएगा कि क्या होगा वहाँ पे। तो सोच के बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा। तो एक ऐसा प्लेन खुद से एज्यूम करना है जो कि पूरे मॉलिक्यूल को टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा हो। सही है, इसमें यूएस होगा सब लोगों का सही आंसर। यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको प्लेन मानते हो यहाँ पे है, इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो पाएगा। सही है सब लोगों का। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो इक्वल हाफ में भी डिवाइड कर रहा है, और इसको यहाँ पे मिरर लगा दे तो यहीं पे अगर इस पार्ट का मिरर इमेज इधर दिखेगा तुम्हें, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है। एक तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब इसमें एक डिफरेंट टाइप का भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, वो भी सोच के, वो भी मैं बताता हूँ, उस तरीकों को भी याद रखना यहाँ पे। अब इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा था, वो किस टाइप का रहेगा उसको ध्यान से देखोगे यहाँ पे। इसमें क्या होगा कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है इसमें, sp2, और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, sp2। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का या किसी भी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहता है यहाँ पे है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये भी प्लेनर है और ये भी प्लेनर है। और sp2 कार्बन से अटैच, डायरेक्टली अटैच जो भी एटम होगा वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा। ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर। और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है इसमें, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। तो कोई भी अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, अलोंग द प्लेन। प्लेन के अलोंग ही अगर इसको कट करोगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे। और एक नॉर्मल तो इस टाइप का देख ही पा रहे थे, एक ये तो था ही। एक यहाँ पे नोट भी लिख लोगे, प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है, और प्लेनर मॉलिक्यूल कैसे चेक करेंगे हम लोग, मैंने पहले भी बताया हुआ था एरोमेटिक कंपाउंड्स में कि सारा अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और उस कार्बन से डायरेक्टली जो कनेक्टेड एटम होगा वो भी उसी प्लेन में लाई करता है। तो जिस प्लेन में ये कार्बन उसी प्लेन में ये भी लाई करेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। sp2 चेक कर लेना है प्लेनर के लिए। तो प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसमें किस टाइप का प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। बाकी एक जो पहले चेक कर रहे थे उस टाइप का भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी भी टाइप से चेक कर सकते थे। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, सोच के देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है इसमें। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा, सही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, नहीं हो पाएगा यहाँ पे। कैसे चेक करें, तो ये जो पॉइंट ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी अपने मन से वो एक पॉइंट वहां पे चूज करते हैं, और इस पॉइंट को और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं,
अब इस पॉइंट से जितना भी लाइन पास कर रहा है, एक लाइन तो ये पास कर जाएगा, यहाँ पे है, ऊपर दिखाता है यहाँ पे है, एक लाइन ये पास कर रहा है यहाँ से, एक लाइन ये पास कर रहा है यहाँ पे है, बट इस लाइन के अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल पा रहा, इधर एच है इधर सीएल है, अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप नहीं आ रहा, दैट मींस इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो वहां पे, तो फिर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो पाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखना, इसमें हम लोगों को आ गया थर्ड एग्जाम्पल। कर लेते, नोट कर लेते सब लोग पीछे। तो ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे है, इस टाइप कुछ आ रहा हो, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल, एच, एच, सी एल। अब इसमें वही चीज चेक करके बताना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें चेक करके बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है वहां पर। तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें हम लोग। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसलिए मैंने पीछे और भी कुछ बताया हुआ था। तो नॉर्मली तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखता यहाँ पे। अगर एक ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे, ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, बट इसमें देखोगे यहाँ पे जो मैंने पीछे पॉइंट बताया था, ये भी कार्बन कैसा है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, वहां पे क्या होता है उस केस में, प्लेन ट्राइगोनल प्लेनर है, दैट मींस ये प्लेनर आता है, ये भी जिस प्लेन में लाई करेगा और जिस प्लेन में ये आ रहा है उसी प्लेन में ये भी एच और सीएल होगा। पॉइंट यहाँ पे ध्यान से सुनोगे कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जो भी एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है वो भी उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में ये sp2 कार्बन होगा। ये sp2 ये sp2 दोनों sp2 कार्बन प्लेनर होगा और ये भी उसी प्लेन में लाई करेगा क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। पूरा मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लेनर है, और कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने पीछे पॉइंट लिख रखा है कि प्लेनर मॉलिक्यूल ऑलवेज है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो कैसे रहता है, अलोंग द प्लेन। तो प्लेन के अलोंग अगर इस मॉलिक्यूल को कट करोगे ये, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। तो 3D में सोचोगे ये, तो बेसिकली ये जो 3D वाला फिगर है इसमें यहाँ पे, वैसे ये ऑफलाइन क्लास अगर अटेंड कर रहे होते हैं तो उसमें और क्लियरली विजिबल हो पाता है। इवन वहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स है, 3D फिगर भी बना होता है कुछ कंपाउंड्स का, वहाँ पर भी और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाता है। बट फिर भी यहाँ पे 3D में अगर सोचोगे थोड़ा सा, वो क्लियर हो पाएगा वहाँ पे। तो पीओएस प्रेजेंट है इसमें। पीओएस के लिए देखना कि अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा एग्जिस्ट करेगा अलोंग द प्लेन। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, क्योंकि इसको अगर पॉइंट मानते हो जो कि मैक्सिमम लोगों का सही आ रहा था, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, तो सब लोगों का सही आ रहा था इसमें। इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, क्योंकि इस पॉइंट से जो भी लाइन पास कर रहा है, दो लाइन पास कर रहा है, दोनों लाइन के अपोजिट एंड में आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहा है, इधर एच तो इधर एच, इधर सीएल तो इधर सीएल, दैट मींस इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और दोनों प्रेजेंट हो गया तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे लिया जाए CH4, CH, H, H और H, इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें चेक करना है CH4 जो मीथेन है, इसमें प्लेनर है या, ये प्लेनर है या नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके आगे फिर COS।
चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये 3D फिगर, इसमें थोड़ा और डिटेल में सोचना रहेगा। इसमें क्या करोगे कि सबसे पहले देखना है कि sp3 हाइब्रिडाइज है ये, और sp3 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर क्या रहता है इसमें, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो फिगर है वो प्लेनर फिगर नहीं, वो 3D फिगर है, 3D में लाई करेगा वो। अब जब ये टेट्राहेड्रल आ गया तो इसमें प्लेन अलोंग द प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री कभी नहीं मिलेगा। अब इसमें देखना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे मिलेगा यहाँ पे, तो किसी भी दो हाइड्रोजन और कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करोगे। 3D में सोचना यहाँ पे थोड़ा सा, H कार्बन और H, किसी भी दो H, तुम लोग घर पे कर सकते हो इसमें। यहाँ पे वैसे मेरे पास अभी 4 पेन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं कुछ करके बताता। यहाँ पे इस टाइप से तुम अगर पिक्चर में कुछ दिख पा रहा है, यहाँ पे इस टाइप से देखते हैं, बीच में एक कार्बन है और 4 बॉन्ड बना लेते हैं 109 के अप्रोक्सीमेट रखते हुए यहाँ पे। और क्या करोगे इसमें, किसी भी दो, क्या करते हैं, किसी भी दो हाइड्रोजन और कार्बन को सेंटर मानते हुए कट करोगे अगर वहां पे, तो हाइड्रोजन जिसको कि प्लेन मानते हुए कट कर रहे हैं, दो हाइड्रोजन एक कार्बन, वो तो प्लेन में ही कट हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन जो रिमेनिंग बच गया उसका मिरर इमेज आ पाता है यहाँ पे। इसको 3D में थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे है ये जो H है और ये जो H है, और इस कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करोगे और इसको प्लेन मानते हुए कट करोगे अगर यहाँ पे, ये हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन एक ही प्लेन में लाई कर जाएगा। और ये जो H और ये H है यहाँ पे, इसका अगर HCH को प्लेन मानते हुए कट करोगे यहाँ पे है, इस H का मिरर इमेज इधर दिखेगा। और ये H और ये H और ये कार्बन, वो तो परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं, तो वो तो प्लेन में ही लाई कर जाएगा, जिसको तुम इमेजिनरी प्लेन मान रहे हैं यहाँ पे। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो पाता है यहाँ पे। प्लेन किसको मानना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करोगे, और उस केस में फिर ये जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का वहां पे क्या रहेगा, मिरर इमेज आ पाता है, दैट मींस प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूं यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका रीजन यहाँ पे ये है कि हर एक के बीच का एंगल क्या है इसमें, एंगल पता होगा, ये एंगल क्या रहता है इसमें, 120 नहीं 120 सही है 109.5 पढ़ रखते हुए केमिकल बॉन्डिंग में, sp3 हाइब्रिडाइज आ रहा है वहां पे, उसमें क्या रहेगा वो 109.5। टेट्राहेड्रल जब भी है बॉन्डिंग 109.5 इस टाइप से रहेगा वहां पे। तो यहाँ पे 180 चाहिए। अपोजिट एंड पे जो सेंटर ऑफ सिमेट्री का डिफिनेशन था कि एक हाइड्रोजन के अपोजिट दूसरा हाइड्रोजन चाहिए सेंटर ऑफ सिमेट्री के, दैट मींस 180 होना चाहिए, जो कि 180 इसमें एक भी नहीं हो पाता, दैट मींस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। नेक्स्ट इसमें है, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं यहाँ पे Cl, Br, H और H, ये भी क्या है, वही टेट्राहेड्रल टाइप से आ रहा है। ऊपर अगर ड्रॉ करते इसको भी है Br, H, और ये भी क्या आ रहा है इसमें H, ये भी sp3 है। अब इसमें चेक करके बताना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जब इसमें चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें भी क्या करेंगे, तो जो दो सेम एटम है यहाँ पे उसको एज इट इज रखना है यहाँ पे। इसमें जो प्लेन मानते हुए कट करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करेंगे। 3D में सोचना है। घर में तुम लोग अगर है 4 पेन अगर पॉसिबल है, यहाँ पे एक पेन और भी रहता तो मैं और क्लियरली बता पाता। यहाँ पे इसमें जो रहेगा इस केस में क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करोगे, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करोगे इस टाइप से यहाँ पे, वो तो प्लेन में ही लाई कर जाएगा। जो रिमेनिंग ग्रुप बच गया H और H, इस H का मिरर इमेज इधर दिखेगा यहाँ पे, इस H का मिरर इमेज इधर दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा और एक भी प्रेजेंट हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे किसको प्लेन मानते हुए कट कर, ये नोट भी लिख कर लोगे। यहाँ पे प्लेन जो मान रहे हैं क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन का जो प्लेन है
उसी को प्लेन मानते हुए कट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। दैट मीन्स यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल पा रहा है। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें यहाँ पे, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री सब लोगों का सही आ रहा था इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, मैं यहीं पे एक और ले लेता हूँ, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट आ गए। अब यहाँ पे क्या हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, एक हाइड्रोजन हो और एक क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे। क्लियरली क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और H है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है यहाँ पे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, इसमें भी वही सेम तरीका कि किसी भी दो एटम और एक कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करेंगे। यहाँ पर भी क्लोरीन या H को प्लेन मानते हुए कट करो, या यहाँ पर भी क्लोरीन और ब्रोमीन को एज्यूम कर लेते हैं। जो क्लोरीन और ब्रोमीन है इसको प्लेन, क्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन को प्लेन मानते हुए कट करोगे तो उनका आंसर आ रहा है इसमें यहाँ पे। सही है, इसमें कोई भी पीओएस भी नहीं मिल पाएगा यहाँ पे, क्योंकि किसी भी दो एटम को अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन को प्लेन मानते हुए कट करते हो वो तो प्लेन में ही लाई कर जाएगा, बट एक H का मिरर इमेज फिर इधर नहीं मिल पाएगा। तो दो एटम, दो ग्रुप जो क्लोरीन, ब्रोमीन और एक कार्बन, वो तो प्लेन में लाई करेगा, बट एक H दूसरे H का मिरर इमेज नहीं आ पाएगा, कहीं दूसरा H है ही नहीं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाता यहाँ पे। जबकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो रहा था, क्योंकि इसमें दो दो H, यहाँ पर भी दो दो H सेम टाइप का आ रहा था, जिसके चलते पीओएस मिल पा रहा था वहां पे। अब सीओएस की बात करें यहाँ पे, तो पीओएस तो नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक क्लोरीन है तो दूसरा क्लोरीन है ही नहीं इसमें, यहाँ पे अपोजिट एंड पे यहाँ पे है ही नहीं। एक H है तो दूसरा H है ही नहीं यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा। और दोनों अगर एक साथ प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल में, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इतना जो हम लोग 5-6 एग्जाम्पल के, तो अब जाकर के ये ऑप्टिकल एक्टिव हुआ यहाँ पे। अब जो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो रहा है, इसमें ध्यान से देखोगे, अब ये कार्बन कैसा हो गया यहाँ पे, ये कार्बन कैसा था, कायरल। सही है, कार्बन। कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे एक H, F, क्लोरीन, ब्रोमीन 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है इस कार्बन से। और जब ये कायरल कार्बन हो गया तो फिर मॉलिक्यूल क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं नोट आगे करते हम लोग, ये याद रखना है कि ऑप्टिकली मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कायरल सेंटर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। तो कोई भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। कायरल सेंटर भी एक कंडीशन है, बट वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए। तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, इसमें और भी क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें। सर हाँ बताओ। सर वो पीछे 5th एग्जांपल में वो COS क्यों नहीं होगा? अब COS क्यों नहीं होगा, देखना यहाँ पे, मैंने यहाँ पर भी बताया था, ये हर एक के बीच का एंगल क्या, यहाँ पर भी sp3 टेट्राहेड्रल है, एंगल क्या होगा 109.5। अब मान लो कि एक H यहाँ पे है, ये इसके अपोजिट दूसरा H चाहिए, या मान लो कि क्लोरीन है यहाँ पे अगर क्लोरीन है, इसके अपोजिट एंड में दूसरा क्लोरीन चाहिए। डिफिनेशन को एक बार फिर से रीड करो। It is a point through which various line passes, and on each line, हर एक लाइन पे आइडेंटिकल ग्रुप्स मिले are found at equal distance in opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल ग्रुप मिलेगा उस पॉइंट से, तभी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ पाएगा। यहाँ पर अगर इसको सेंटर पॉइंट मान भी लेते हो
इस पॉइंट के अपोजिट अगर एक ब्रोमीन है, इसके अपोजिट दूसरा ब्रोमीन होना चाहिए था, तब इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो दूसरा ब्रोमीन है ही नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है। Yes, sir. सही है, बिल्कुल ये बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर sp3 हाइब्रिडाइज है उसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा वहाँ पे। अगर एक ही कार्बन है वहाँ पे और वो अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, उसमें भी फिर यही चेक करना है। इसका कोई एग्जांपल आ रहा है वहाँ पर। ClH नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में, वही चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तुम लोग कंटिन्यू नीचे करोगे उसी में। ClH HCl HCl ClH। अब इस 3 एग्जांपल में चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट में बोल रहा हूँ POS है, COS नहीं है, सही है उसमें। बाकी इसी तरीके से सोचना है इसमें। तो खुद से मैंने 5-6 एग्जांपल बताया था, खुद से क्लिक कर रहा होगा कैसे चेक करना है उसमें। चलो मैं इसमें बताता हूँ। फर्स्ट में तो यहाँ पे क्या चेक है, एक इमेजिनरी प्लेन लेना था। अगर इसको एक प्लेन मानते हो तो ये प्लेन पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है और फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ का मिरर इमेज भी आ रहा है। इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा यहाँ पे। दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगी। इसको अगर सेंटर मानते भी हो यहाँ पे, इधर एक Cl है जिसके अपोजिट दूसरा Cl इधर है ही नहीं यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। और कोई भी एक प्रेजेंट नहीं है यहाँ, अगर कोई भी एक प्रेजेंट हो गया ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है यहाँ पे? इस एग्जांपल की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें HCl, कुछ तो बता रहे हो, बताओ इसमें। POS प्रेजेंट है, COS भी प्रेजेंट है। चेक कर लेते हैं अब यहाँ पे समीक्षा क्या आ रहा है। तो सबसे पहले POS की बात करें यहाँ पे, तो POS कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब ये 3D फिगर, ये sp3 और ये भी sp3 और 3D फिगर है वहां पे, उसमें अलोंग द प्लेन नहीं हो पाएगा वहां पे। चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या है। 1 मिनट वेट कर लोगे सब लोग। अब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर इसको मानते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, कोई भी एक प्लेन मान सकता हो अपने मन से। तो सबसे बेस्ट प्लेन यही आ रहा है। यही एक ऐसा प्लेन है जो पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में तो डिवाइड कर रहा है। ये प्लेन पूरे मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, बट जैसे यहाँ पे मिरर लगाओगे, इस पार्ट का मिरर इमेज, ये पार्ट आ रहा है क्या इधर, वो नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। मिरर इमेज कब आता है, ये एच अगर ऊपर में है, इसका मिरर इमेज इधर एच दिखना चाहिए, लेकिन इधर तो एच ही नहीं, इधर तो क्लोरीन है तुम्हारा। देखिए यहाँ पे Cl था, इधर भी Cl था, नीचे H था, इधर H था, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल पा रहा था। बट यहाँ पे ऊपर H है तो यहाँ पे इधर Cl आ गया, इसका मिरर इमेज इधर नहीं आ पा रहा। मिरर इमेज का मतलब इधर H है तो इधर H रहना चाहिए, तभी मिरर इमेज हो पाएगा। दैट मीन्स ये तो इक्वल हाफ में तो डिवाइड कर रहा, बट मिरर इमेज नहीं है एक हाफ दूसरे हाफ का। दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री को ध्यान से देखोगे, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात जब करेंगे तो मैं मिरर को हटा देता हूँ यहाँ पे। अगर अब यहाँ पे चेक करना था, इसको अगर सेंटर मानते हो इस केस में, इस पॉइंट से जो लाइन पास कर रहा है, एक लाइन ये पास कर रहा है, एक लाइन ये पास कर रहा है, और एक लाइन ये भी तो पास करेगा यहाँ पे, एक लाइन ये भी पास कर रहा है।
इस लाइन, ये जो लाइन पास कर रहा था, यहाँ पे तो क्लोरीन और क्लोरीन मिल रहा है, अपोजिट एंड में आइडेंटिकल ग्रुप मिल पा रहा है, सही है। यहाँ पर भी H और H मिल पा रहा है, अपोजिट एंड पे आइडेंटिकल ग्रुप। बट ऊपर CH2 था, ऊपर जो रिंग बना हुआ थी क्या यहाँ पे CH2 है और नीचे CH2 नहीं है यहाँ पे। जबकि सेंटर ऑफ सिमेट्री के डिफिनेशन में क्या था, हर एक लाइन के एंड पॉइंट जो है वहां पे आइडेंटिकल ग्रुप अगर मिलेगा तो फिर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो पाएगा। यहाँ पे ऊपर CH2 है लेकिन नीचे कोई CH2 नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दो में आइडेंटिकल ग्रुप मिल पा रहा है, बट एक भी अगर आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल पा रहा है उस लाइन पे, ऊपर CH2 था नीचे CH2 नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, और दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। क्लियर है इस स्ट्रक्चर में कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं है यहाँ पे, उसको और क्लियर समझ सकते हो इस एग्जांपल में यहाँ पे। अब इसमें देखना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है यहाँ पर। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। ध्यान से देखोगे, लास्ट एग्जांपल देख लोगे यहाँ पे। इसमें अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे यहाँ पे, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। मैं पहले बता दूं यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब कैसे प्रेजेंट होता है तो वो सोचना है। तुम लोग क्या करो, 3D फिगर में इसमें सोचना है, एक स्क्वायर ले लोगे वहां पे, और स्क्वायर पे डायगोनल वाला जो वर्टेक्स है वहां पे कोई भी दो पेन को परपेंडिकुलर रख दोगे वहां पे। अब जो एक HCl मान लो कि एक ये पेन रखा गया इस वर्टेक्स पे और यहाँ पे एक पेन रखा गया है, और दोनों पेन के ऊपर से कट करोगे। जो प्लेन मानना है यहाँ पे H और Cl जो परपेंडिकुलर प्लेस्ड है यहाँ पे, उसको ऊपर से प्लेन मानते हुए कट कर रहा है यहाँ पे 3D में। इस टाइप से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ पे ये क्या है, Cl और H परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलरली अपवर्ड, एक हम लोग ऊपर से कट कर रहे हैं Cl और H को, और परपेंडिकुलर ऊपर से कट कर रहे हैं यहाँ पे है, दैट मीन्स ये Cl H, ये H और Cl उसी प्लेन में लाई कर जाएगा, और ये जो CH2 और ये जो CH2 है, इस CH2 का इधर मिरर इमेज इधर CH2 दिखेगा। ये परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। इस टाइप से सोचना था। ये जो परपेंडिकुलर कर रहे हैं यहाँ पे, ये Cl और H तो मिरर इमेज यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये Cl H को ऊपर से कट होकर प्लेन में ही आ जाएगा, और इसका मिरर इमेज इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करोगे यहाँ पे, तो वो है या नहीं, तो वो हर कोई चेक करके बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे सेंटर लोग है, एक लाइन ये पास कर रहा 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 है। तो जितना भी लाइन पास कर रहा है यहाँ पे सही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री सही है सब लोगों का। आप लोगों का आंसर आ रहे हैं, सब लोगों का सही है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे है इधर भी Cl था, इधर भी Cl है, इधर भी H है, इधर भी H है। मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, CH2 था ऊपर, नीचे भी CH2 है, और इधर CH था, इधर भी CH है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, और दोनों प्रेजेंट हुए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा। इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आता है तब उसको सोच सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों का? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दो Yes, sir. एग्जाम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी का एक दो एग्जाम्पल और लाएंगे हम लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री का, और फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आ जाएंगे। वो दोनों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बताया था वहाँ पे कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, वही दोनों इंपॉर्टेंट है। उसको हम डिटेल में बहुत सारे एग्जाम्पल समझ रहे हैं उसको। एक्सिस ऑफ सिमेट्री से और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको भी हम लोग दो चार एग्जाम्पल से देख लेंगे क्या होता है, बट उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। तुम लोगों के पास रेजो सर में अगर वहाँ पे मॉड्यूल है उसका भी क्वेश्चन करते रहोगे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन तुम लोग बताओ उसका क्वेश्चन कैसे पूछ पाओगे तुम लोग? क्वेश्चन तो मान लो कि कर लोगे रेजो सर ऐप से, हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, उसमें क्वेश्चन कुछ रहता है, ऑप्शन क्या वहाँ पे कुछ बताओ, कुछ लोग सॉल्व किए हो गए स्क्रीनशॉट लेकर के या ऐसा कुछ।
बताओ, कोई एक बता सकते हो? बताओ, उसमें कुछ ऑप्शन है वहाँ पे जिससे कि जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन पूछ सको वहाँ पे। सर वो मॉड्यूल का पीडीएफ रहता है उसके ऊपर। मॉड्यूल का पीडीएफ? अब पता है वहाँ पे, वो तो मेरे पास पीडीएफ है। तुम कैसे बताओगे सर कौन सा, या क्वेश्चन नंबर तुम लोग नोट कर लोगे उसमें अलग से किसी पेज पे, सर ये क्वेश्चन में डाउट है? मेरे पास तो पीडीएफ है। सर हम लोग नोट ले लेंगे। हाँ चलो ठीक है, फिर एक काम ये कर लो, जो भी डाउट रहेगा तुम क्वेश्चन नंबर जो उसमें क्वेश्चन नंबर लिख लोगे, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 स्टेप्स जो भी है सेक्शन वाइज, तो फिर मैं क्वेश्चन बता पाऊंगा जो भी डाउट है। तो नेक्स्ट क्लास का तुम लोगों का होमवर्क रह गया, बहुत ज़्यादा होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 का 2 सेक्शन जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी जो कि ज्योमेट्रिकल का है उसका कर लोगे सॉल्व। कर भी लिए होगे, जो लोग सॉल्व नहीं किए उनके लिए ये। पीडीएफ सेंड। अब देखो यहाँ पे क्या रहता है, अब इसमें भी जो रहता है पीडीएफ, हम लोगों के पास जो स्कैन करके भेजना पड़ेगा, जो मेरे पास अभी बुकलेट है ही नहीं। अगर बुकलेट होता मैं पिक्चर खींच के तुम्हें भेज पाता वहाँ पे यार, उसमें फिर दिक्कत जाएगा तुम्हें फिर वहाँ पर। तो तुम वहीं से करो, अभी रेजो सर ऐप से ही करो। तो तुम एक चीज बताओ, तुम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते वहाँ पे क्या रेजो सर ऐप से पीडीएफ को? नहीं No, सर, sir. स्क्रीनशॉट नहीं, भी नहीं ले सर। सकते आप। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते? Okay. चलो देखता हूँ, बाकी सिर्फ तो फिर वही एक ऑप्शन है कि क्वेश्चन नंबर लेकर के ही रखो। बाकी देखो, कुछ दिन दिक्कत है 25 तक, ये 22 तक शायद वहाँ पे स्टिक लॉक डाउन है। थोड़ा सा भी अगर ओपन होता है तो सेंटर पे बुकलेट पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बुकलेट नहीं है। जैसा भी अगर थोड़ा बहुत ओपन हो पाता है अगर सिटी, तो फिर वहाँ पर जाके ले पाओगे। तो देखो अभी रेजो सर ऐप से ही करो फिर वहाँ पे, बाकी फिर जैसे ओपन होता है तो बुकलेट मिल जाएगा। चलो ठीक है, फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ अभी।